तो क्लास यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हमने क्या किया कि भाई कार क्लास, अब ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है कि रन टाइम पे ट्रांसफॉर्मर अपनी शेप को चेंज कर रहा है, किसको, कार को। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि भाई यही वाला मेथड, अगर एक वर्चुअल यानी ट्रांसफॉर्मर में किसी भी मेथड को अगर ओवरराइड करना है तो एक मेथड उसका उसकी पेरेंट क्लास में वर्चुअल होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त है हमारे पास। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक मेथड है रन, अब ट्रांसफॉर्मर रन होगा, सही है, यानी ट्रांसफॉर्मर रन होगा किस शेप में, तो हमने क्या कर दिया कि भाई इसी मेथड को उठा लिया, या बल्कि मैं कार के मेथड को उठाऊंगा, यहाँ से इसको कॉपी करके शेप में भी इंप्लीमेंट कर लूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर में भी इंप्लीमेंट करूंगा और यहाँ पर इनके लेवल चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ हेलीकॉप्टर रन, इसी तरीके से शेप रन। लेकिन क्लास अब यहाँ पर रन टाइम पे देखो दूसरा ट्रांसफॉर्मर आया TR1 इक्वल टू न्यू, जो कि अपने पास शिफ्ट को इंप्लीमेंट करेगा। और यहाँ पर जैसे TR1 डॉट करने के बाद मैं रन करता हूँ तो देखो ट्रांसफॉर्मर का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं कंट्रोल F5 करूंगा तो पहली कंडीशन के मुताबिक कार इंप्लीमेंट हुई, दूसरी कंडीशन के मुताबिक शिप इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट अपने पास इंप्लीमेंट कर रहा है दूसरी क्लासेस को, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मर TR2 इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर 2, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा हेलीकॉप्टर। इसी तरीके से मैं TR2 डॉट करने के बाद मैं रन का मेथड इंप्लीमेंट करता हूँ तो देखो इट्स ट्रांसफॉर्मर अपनी कंडीशन के मुताबिक कार, फिर शेप और फिर हेलीकॉप्टर। क्लास में फिर बता रहा हूँ ये पॉलीमॉर्फिज्म की फिर भी एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तो कर ली, और जब हम लोग शुरू से एक बात कहते हुए आ रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्लास का कोई वजूद नहीं है, तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि अगर इसका कोई वजूद नहीं है तो हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर। जब वजूद ही नहीं है तो फिर ये काम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा है या नहीं? सर एब्स्ट्रैक्ट कर दें इसको। ठीक है, तो अब हम लोग ये अगला जो पिलर हम लोग जो इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, कहते हैं कि भाई 4 पिलर ऑफ हूप हैं, तो मोस्टली पहले 3 पिलर ऑफ हूप कंसीडर किए जाते हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये तो एक प्रॉपर अलग अलग अप्रोचेस हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली पिलर ऑफ हूप इसलिए कंसीडर किया जाता है कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, इंटरफेसिस का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है कि अब क्योंकि मैं मेरे पास ये वो क्लास है जिसका कोई वजूद होना नहीं चाहिए, तो इट्स मीन कि इस क्लास का कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊं, तो मैं इस क्लास को क्या कर दूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी, जो एक इनकम्प्लीट क्लास होती है जो कि इनहेरिट होगी इन क्लासेस से, इसका अपना कोई वजूद नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते न्यू के कीवर्ड से, किसी के अब्बा में भी हिम्मत नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना सके इसका न्यू के कीवर्ड से, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये चीज नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, लेकिन क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास लैब नंबर 12 में इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है इंटरफेसिस के साथ, तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर मैं ये बता रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने ये अचीव किया है, अचीव हो गए, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर की क्लास का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ये एक नॉर्मल क्लास है तो इसका वजूद भी है और इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमने पॉलीमॉर्फिज्म इस सेंस में इस्तेमाल की कि भाई इसी के ऑब्जेक्ट वेरिएबल से हम लोग different behavior by using virtual and override कीवर्ड से इस्तेमाल कर, जहां तक कि मुझे एक्नॉलेज एक्सक्यूज करो मी कि भाई सर, जी। सर अगर हम ये देखें सिंपल इनहेरिटेंस हो रही है, तो जैसे अगर ट्रांसफॉर्मर TR इज इक्वल्स टू न्यू कार, कार का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, अगर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे तो कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ट्रांसफॉर्मर का?
अगर मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ CTOR टैब और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार रन, मैंने यहाँ से ये भी हटा दिया, ये कहना चाह रही है ना, मैंने ये भी हटा दिया और अभी फिलहाल जो है वो ये भी हटा दिया। ठीक है, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं CTOR और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसफॉर्मर रन। सही है, बाकी सबका वो मुझे कोई काम नहीं है तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर TR इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कार। अब आप यहाँ पे ये सवाल पूछ रही हैं कि अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कार का तो यहाँ पर ये प्रिंट होना चाहिए या नहीं, यही सवाल है ना? यस सर, क्योंकि अगर हम कॉल करते हैं तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है बाय डिफॉल्ट और फिर चाइल्ड क्लास का होता है। हाँ, तो यहाँ पर तो बिल्कुल वही सेम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एरर आ गया। एरर क्या आ गया? अच्छा, शिप में भी इनहेरिट। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल इसकी इनहेरिटेंस को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर अब चेक करते हैं, कंट्रोल F5, स्टिल एरर। क्या एरर दे रहा है भाई? रन का मेथड, चलो रन के मेथड को भी हटा दो, ओवरराइड हो रहा था ओवरराइड। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ गई कि भाई हमने जब ट्रांसफॉर्मर का मेथड हटा दिया तो ओवरराइड के लिए शर्त है। देखो ये क्या मांग रहा है, नो सूटेबल मेथड फाउंड इन ओवरराइड। ओवरराइड अगर आप कर रहे हो तो एक वर्चुअल मेथड होना जरूरी है। अब यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। सही है, ये तो सिंपल इनहेरिटेंस हुई। सही है भाई, सवाल क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे यार, मेरा सारा कोड भी गड़वा दिया। हाँ भाई, यहाँ पे समझ में आई, ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर ली। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो गई है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती। अपने मैनुअल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैनुअल में क्या कह रहे हैं भाई ये लोग कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म दोबारा से चलते हुए जाओ इस लाइन के बाद। सपोज यू आर अ पर्सन योरसेल्फ, you are in a shopping mall, you behave like customer. When you are in bus, you behave like passenger. Suppose you are at a school, you behave like a student, or university, you behave like a student, and you are at home, you behave like son or daughter. क्या ये वाली बात भी समझाने की जरूरत है? So here one person Ali acting No, like sir. customer, like passenger, like student, like son or daughter. So this is polymorphism. अगर मैं यहाँ पे अम्माद की बात करूं, सही है, तो अम्माद एक्टिंग लाइक कस्टमर। अम्माद इटसेल्फ क्या है? एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है। अगर अम्माद किसी शॉपिंग मॉल पे जाता है तो वो एक कस्टमर की तरह होता है। अगर किसी बस में ट्रैवल करता है तो वो एक पैसेंजर की तरह होता है। अगर यूनिवर्सिटी आता है तो पता नहीं स्टूडेंट होता है या नहीं, लेकिन कहते स्टूडेंट ही हैं। और अगर वो अपने घर में होता है अपने पेरेंट्स के पास तो जाहिर सी बात है वो अपने एक सन की सूरत में होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पहली टाइप आती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। कोई पूछ सकता है व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग, तो परेशान मत होना। अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जिसको कहते हैं। अब कोई पूछे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इटसेल्फ क्या होता है, तो भाई उसको कह देना कि भाई दो कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का और मेथड ओवरलोडिंग का। इन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मेमोरी विल बी एलोकेट एट कंपाइल टाइम। मेमोरी विल एलोकेट कंपाइल टाइम का क्या मतलब? अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो सेम मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। यानी कि मेथड हमने एडिशन का लगाया होता है लेकिन हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स। लाइक उस ऐड के मेथड में हमने 2 पैरामीटर दे दिए, 3 पैरामीटर दे दिए, 4 पैरामीटर दे दिए। तो ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा होता है। कंपाइलर खुद रन टाइम पे डिसाइड करता है कि आइदर ऐड के मेथड में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ
मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है कि यानी प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरीके से हम लोग इसकी एग्जाम्पल ले रहे होते हैं। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, जिसमें हमें वर्चुअल मेथड और मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। अभी हमने इनमें से कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट की है, कोई बता सकता है या करने की कोशिश की है? जी स्टूडेंट्स, सर वाजिश पूछे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस टाइम हमने कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी? ट्रांसफॉर्मर की जो एग्जांपल ली थी, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मर का जो मेथड था वो डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ अपनी क्लास को रन कर रहा था। हम चाह रहे थे कि भाई वो रन टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो जाए कार में, रन टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो जाए शिप में, रन टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो जाए किसमें, हेलीकॉप्टर में। तो हमने क्या कर दिया कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर का अपना जो फीचर था, ट्रांसफॉर्मर भी ये काम करता कि भाई वो जाता, अब वो कैसे जाता, किस चीज में ट्रांसफॉर्म होता, कैसे रन होता, तो हमने उसको वर्चुअल कर दिया। सोच लिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर को यहाँ से वहां जाना है। अब ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे डिसाइड कर रहा था कि भाई आइदर इसको हेलीकॉप्टर बन के जाना है, आइदर इसको शिप बन के जाना है, आइदर इसको कार बन के जाना है। तो जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी सब के अंदर अगर सेम मेथड यूज हो रहा होगा तो सब ओवरराइड होंगे और उस पेरेंट क्लास के उस मेथड को वर्चुअल होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं। इन सी शार्प मेथड ओवरलोडिंग करवाने की जरूरत है भाई। ये देखो ऐड की एग्जांपल ली हुई है उन्होंने, एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई, उसमें एक स्टैटिक मेथड ले लिया ऐड का, जिसमें 2 पैरामीटर दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, और रन टाइम पे वो यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, भाई ये मुझे बताओ मेथड ओवरलोडिंग करने की जरूरत है? जाग रहे हो आप लोग? अच्छा जी, सही है भाई। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, किसी को कुछ पता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में कुछ बात हुई है? जी तुबा, वॉइस में बात करें भाई, वॉइस में। सर उसके अंदर हम 2 अलग अलग क्लासेस को ऑपरेटर के थ्रू हम लोग ओवरलोड करवाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई क्लास बनाई है पॉइंट के नाम से, ठीक है, हमने उसके 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2। अब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाएंगे, जिसके अंदर ऑपरेटर का कीवर्ड यूज होता है। सही है। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग अ फंक्शन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द ऑपरेटर, कि जो हम लोग ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट फंक्शन में यूज करना चाह रहे हैं वो हमें ऑपरेटर में भी मिलता है। हाँ हम आज बताओ भाई, बताओ बताओ, वॉइस में बात करो भाई, वॉइस में। जी अम्माद बता रहे हो? अबे यार तुम लोग एक हैंड फ्री नहीं ले सकते, गरीब लोग। हैंड फ्री तो सबके पास ही होती है भाई, 150 रुपये खर्च नहीं होते तुम लोगों से। सर ऑब्जेक्ट के मेंबर ऐड करने हो तो हम करवाते हैं। ऑब्जेक्ट के मेंबर मतलब? ऐड करने हो या सब्ट्रैक्ट करने हो, कुछ भी काम करना हो ना ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के साथ आपस में, तो करवा सकते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू डू वेरियस ऑपरेशंस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी आप ऑपरेटर को एक एबिलिटी दे दो कि भाई वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, यही बात है। इट प्रोवाइड द एडिशनल कैपेबिलिटी टू सी शार्प ऑपरेटर व्हेन दे आर अप्लाइड। क्या हर ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है? मेरा एक सवाल है।
क्या हर ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है? यस सर। हर ऑपरेटर? कोई एक दो होंगे जो नहीं पढ़े होंगे हमने अभी तक, हाँ, तो हमने सारे तो देखे थे। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो ओवरलोड नहीं होते। लाइक अगर मैं एस्केप सीक्वेंस की बात करूं तो उसमें जो यूज होने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, तो क्या वो ओवरलोड हो सकते हैं? क्या मॉड्यूलस ओवरलोड हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। अब इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिए कि भाई एक क्लास ले ली कैलकुलेटर के नाम से, पब्लिक इंटीजर नंबर 1, पब्लिक इंटीजर नंबर 2, दो वेरिएबल ले लिए। कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर ले लिए और दोनों को वेरिएबल्स के बराबर कर दिया। फिर एक मेथड लिया पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर, पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है? शाबाश, कौन बताएगा? सर ऑब्जेक्ट। रिटर्न टाइप इस मेथड की, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर ऑपरेटर, रिटर्न टाइप क्या है? सर सर ऑपरेटर ऑब्जेक्ट है। है ना, ऑब्जेक्ट है। रिटर्न टाइप ऑपरेटर है, ऑपरेटर नेम नहीं होगा। कौन से मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं ये लोग? माइनस लिया है इन्होंने, रिटर्न टाइप कैलकुलेटर नहीं होगी, ये क्लास टाइप वेरिएबल नहीं है। सही है। तो यहाँ पर मेथड ले लिया इन्होंने जिसकी रिटर्न टाइप कैलकुलेटर है और जिसका नाम इन्होंने रख दिया ऑपरेटर के कीवर्ड से माइनस, और उसमें एक पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट यानी एक क्लास टाइप पैरामीटर पास कर दिया जिसकी टाइप है कैलकुलेटर C1। C1 डॉट नंबर इक्वल टू माइनस C1 डॉट नंबर। अब ये माइनस क्या यही वाला माइनस है? इसी तरीके से C1 डॉट नंबर 2 इक्वल टू माइनस C1 डॉट नंबर, और रिटर्न करवा दे क्या? C1। अब यहां पर ये देखो कि नंबर 1 में जो भी वैल्यू आएगी, फॉर सपोज कुछ भी XYZ आ जाएगी, उसमें क्या असाइन हो जाएगी जब ये मेथड चलेगा। और ये मेथड जाहिर सी बात है कोई क्लास टाइप वैल्यू एक्सेस करेगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने दो पैरामीटर लिए ना इसके कंस्ट्रक्टर में। एक कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्योंकि दो पैरामीटर आने थे ना, एक नंबर 1 में जाना था, एक नंबर 2 में जाना था। दो वैल्यू आ गई, एक हो गई +15 और एक हो गई -25। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसी क्लास को इंप्लीमेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि भाई एक क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास कैलकुलेटर के नाम से, उसके अंदर पब्लिक इंटीजर नंबर 1 कॉमा नंबर 2। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कर दिया कि भाई इंटीजर num1 कॉमा इंटीजर num2। ठीक है। और उसके बाद दिस डॉट नंबर 1 इक्वल टू num1, दिस डॉट num2 इक्वल टू num2। और क्या था इन्होंने और मजीद क्या बताया था कि भाई इस क्लास में ये कंस्ट्रक्टर ले लिया, यहां तक के ले लिया। पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर इन्होंने लिया भाई? माइनस का। हम भी यहाँ पे ये ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने माइनस ले लिया और जिसके अंदर कैलकुलेटर C1 का हमने एक ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। यही मेथड था तो हमने भी ले लिया भाई। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि भाई C1 डॉट नंबर 1, जब भी आपके पास वैल्यू आए C1 से, जब नंबर 1 की वैल्यू आए
उसमें क्या कर दो माइनस, माइनस के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई माइनस C1 डॉट नंबर, माइनस C1 डॉट नंबर 1। इसी तरीके से C1 से जब नंबर 2 की वैल्यू आए तो इन्होंने क्या किया कि भाई माइनस C1 डॉट num2 और रिटर्न करवा दिया किसको, C1। भाई ये काम हमने भी कर लिया। फिर यहाँ पर मेथड लिया प्रिंट के नाम से, जो कि प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, num1 और num2। हम भी यहाँ पर ले लेते हैं पब्लिक void प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन। हम यहाँ पर ले लेते हैं num1 कंसोल डॉट राइट लाइन num2। और मजीद तो कुछ नहीं किया, सही है भाई, नम कुछ नहीं किया। अब पहले हमने क्या रखा है भाई, यहाँ पर num1, जो पहला नंबर प्रिंट होगा वो num1 होगा, दूसरा नंबर प्रिंट होगा वो num2 होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है भाई कि जब इस क्लास को इम्प्लीमेंट किया, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया। हम भी यहाँ पर कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैलकुलेटर C इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। फिर अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि भाई कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट से माइनस करवा दिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 नंबर इनपुट ले लेंगे। हमने यहाँ पर एक नंबर इन्हीं के मुताबिक ले लिया 15, -25। देखें तो जरा ऑपरेटर ओवरलोड हो भी रहा है या नहीं। माइनस इसलिए लिया कि माइनस का आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए और इसका आंसर क्या आना चाहिए। कुछ जहन में आ रहा है कि क्या होना चाहिए आंसर। ये मेरे पास num1 की वैल्यू है, ये मेरे पास num2 की वैल्यू है। तो जो मुझे रिटर्न होके आएगा वो क्या आएगा इस मेथड के थ्रू, तो C इक्वल टू -C। यहां पर इन्होंने ये इसके बराबर कर दिया और फिर प्रिंट करवाया इस मेथड को, यानी C डॉट करने के बाद प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पर अपने आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ऑपरेटर ओवरलोड किस तरीके से हो रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई ओवरलोडिंग में कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है कि ऑपरेटर्स को देख रहे होते हैं कि जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि भाई माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। अगर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। फिर इसी तरीके से प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है कि पहले आउटपुट को कंसीडर करो। हमने ऑपरेटर कौन सा लगाया था, माइनस, सही है। हमने यहाँ पर वैल्यू क्या उठाई, अगर यूजर से वैल्यू आएगी प्लस में तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने समझा ही नहीं था, हम तो सिर्फ वर्बली बातें कर रहे थे। हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टेप इनटू के अंदर इसने 2 पैरामीटर हमसे मांगे, सही है। इसमें आ गया हमारे पास 15 और इसमें आ गया हमारे पास 25। फिर स्टेप इनटू के अंदर दोनों नंबर 1 में दोनों यूजर इनपुट असाइन हो गए। अब फिर क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट हुआ तो अब ये C के अंदर ये दोनों वैल्यू आ चुकी थी। तो इन दोनों वैल्यू में इन्होंने माइनस से इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि ये C के अंदर होंगे उसके अंदर असाइन कर दो। ये ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया इन्होंने। क्या ये माइनस जो था ना, ये वाला जो माइनस है, ये इन दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग इधर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब ये C में जो वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू थी, और जब हमने माइनस से इस पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करवाया, माइनस असाइन किया,
तो ये वाली वैल्यू -15 में हो जाएगी, ये वाली वैल्यू +25 में हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर इस मेथड की डेफिनेशन में देखो ना, हमने क्या किया है, स्टैटिक मेथड था हमारे पास, सही है। कैलकुलेटर उसकी टाइप थी। कैलकुलेटर टाइप का मतलब जो भी हमारे पास रिटर्न होगा वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट में रिटर्न होगा। हमने कैलकुलेटर का एक पैरामीटर ले लिया। इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आ रहे हैं वो सब इसमें स्टोर हो जाएंगे, और जब स्टोर होंगे तो इसमें हमने क्या करवा दिया, एक ऑपरेटर को ओवरलोड करवा दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, इसकी डेफिनेशन में हम क्या कर रहे थे कि भाई C1 से जो भी वैल्यू आए वो क्या हो जाए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए। इसी तरीके से C2 में जो भी वैल्यू आए वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए, और जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी वो किस में आ जाएंगी, C1 में आ जाएंगे, और वो C1 क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस मेथड के थ्रू हमारे पास क्या हो रही है कि जो एक्चुअल वैल्यू से ये माइनस का जो मेथड है ये क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, जो कि हमें रिटर्न कर रहा है वैल्यू। अब यहाँ पर इन्होंने प्लस के लिए भी ये वाला काम किया हुआ है कि एक मेथड इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया और इसी तरीके से पब्लिक कंस्ट्रक्टर को ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन एक डिफॉल्ट के साथ साथ इन्होंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले लिया। ये हो गई कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। अच्छा जी, आउटपुट देख लो भाई एक बार। ये रहे आपके यूजर इनपुट, और आउटपुट हमारे पास ये आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने वही मेथड लिया। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं ऑपरेटर लिया है वो एडिशन का लिया है, और जो दो पैरामीटर ले रहे हैं हमसे इस मेथड में, कैल्क 1 और कैल्क 2। फिर इसके अंदर एक और इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया कैल्क 3 के नाम से, जिसमें एक वैल्यू असाइन कर दी 0। कैल्क 3 डॉट नंबर इक्वल टू कैल्क 2 डॉट नंबर प्लस कैल्क 1 डॉट नंबर, और 3 में ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कैल्क 2 का क्या मतलब है कि जो इस मेथड से दो आर्गुमेंट आएंगे और रिटर्न हो जाएंगे, जब सेव हो जाएंगे कैल्क 3 में तो रिटर्न हो जाएगा कैल्क 3 की वैल्यू। तो ये दोनों नंबर इसमें, और यहाँ पर डिस्प्ले के मेथड में क्या करवा लिया कि भाई नंबर। अब ये नंबर क्या था, ये इनिशियलाइज करवाया था 0 से। जब इनिशियलाइज करवाया था तो इस मेथड में आते आते इसमें कोई ना कोई यूजर से इनपुट आया होगा, और इस मेथड में इसकी कोई ना कोई वैल्यू आई होगी। वेल इन्होंने क्या किया, फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बनाया num1 के नाम से, उसमें एक आर्गुमेंट दिया 200, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसमें एक आर्गुमेंट दिया 40, और तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल था ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहे हैं। दो कंस्ट्रक्टर थे, एक पैरामीटर, एक डिफॉल्ट था और एक पैरामीटर था। तो दूसरे पैरामीटर से दो ऑब्जेक्ट बनाया, पहले कंस्ट्रक्टर से जो है वो सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाई num3। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि ऑब्जेक्ट को अरेंज किया। num3 के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, 200 प्लस 40, और num1 डॉट डिस्प्ले, num2 डॉट डिस्प्ले, num3 डॉट डिस्प्ले से वैल्यू इन्होंने चेक की है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को अपने पास हैंड रिटन करके इसका आउटपुट जनरेट करना। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल लिए वो यही लिए कि भाई हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद एक मेथड लिया प्रिंट। अब ये एम्प्लॉय बेसिकली क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है, जिसमें इन्होंने नेम ले लिया कि भाई एक मेथड ले लिया कि जो कि नेम प्रिंट करवाएगा कि भाई विच टाइप ऑफ एम्प्लॉय, भाई ये एम्प्लॉय है तो भाई इसका नाम क्या है। अब एम्प्लॉय तो कोई भी हो सकता है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट टाइम एम्प्लॉय का एक वजूद है और फुल टाइम एम्प्लॉय का एक वजूद है।
टेम्पररी एम्प्लॉय का एक वजूद है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो फैकल्टी, तो भाई फैकल्टी में हम लोग भी आते हैं और आपके थ्योरी टीचर भी आते हैं, तो लेकिन हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है भाई, वो फर्क ये है कि भाई वो फैकल्टी हैं, वो थ्योरी के टीचर हैं, उनको लेक्चरर कहते हैं। हम लोग भी फैकल्टी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोगों का नाम जो है वो लैब इंजीनियर है। इसी तरीके से कुछ फैकल्टी ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट होते हैं, कुछ फैकल्टी ऐसे होते हैं जो विजिटिंग होते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही स्टोरी दी हुई है। एम्प्लॉय, अब यहाँ पर नोटिस करो कि एक एग्जाम्पल क्योंकि हम लोग कर चुके तो हमारे लिए आसान हो गया इसको समझना कि प्रिंट नेम एम्प्लॉय की क्लास में एक वर्चुअल मेथड है, और प्रिंट नेम फुल टाइम में भी इस्तेमाल हो रहा है, पार्ट टाइम में भी इस्तेमाल हो रहा है, और टेम्पररी एम्प्लॉय में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाय यूजिंग द कीवर्ड ऑफ ओवरराइड। एक वर्चुअल मेथड 85 क्लासेस में ओवरराइड हो सकता है, बशर्ते ये है कि इनहेरिटेंस हो, सही है। और उसके बाद उसको एक वर्चुअल ओवरराइड के लिए हमें वर्चुअल मेथड की जरूरत है। अगर मैं वर्चुअल मेथड को हटा दूंगा या वर्चुअल का कीवर्ड हटा दूंगा तो इट विल गिव द एरर, नहीं चलेगा, ओवरराइड का कोई वजूद नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, एम्प्लॉय का बन रहा है, तो ये वाली बेस्ट प्रैक्टिस में ये चीज नहीं आती, पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती, क्योंकि एम्प्लॉय का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है कि भाई एम्प्लॉय जो है या तो वो फुल टाइम होगा, हाँ उसका वजूद है, या तो पार्ट टाइम होगा, या तो उसका वजूद है, टेम्परेरी होगा, उसका वजूद है, लेकिन इटसेल्फ एम्प्लॉय का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एम्प्लॉय EMP1, तो ये EMP1 किसका ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का, लेकिन ये यूज कर रहा है किसको, फुल टाइम एम्प्लॉय को। इसी तरीके से EMP2 किसको यूज कर रहा है, पार्ट टाइम को। EMP3 किसको यूज कर रहा है, टेम्परेरी को। अगर मैं EMP.print की बात करूंगा इस टाइम, तो ये तो इम्प्लीमेंट करेगा एम्प्लॉय की क्लास का मेथड, लेकिन EMP1.print नेम ये किसका इम्प्लीमेंट करेगा, ये फुल टाइम का। EMP2 पार्ट टाइम, EMP3 टेम्पररी। यहाँ तक कि मुझे बताओ कि यहाँ तक कि क्लियर है भाई पॉलीमॉर्फिज्म। इस लैब में जो हमारे पास कंटेंट था वो यही था कि भाई इटसेल्फ पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस और इनहेरिटेंस का हमारे पास एक टाइप रह गई थी जिसको हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा था। और मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली C# में इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इंटरफेसेस यूज करते हैं। अब इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये वो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, वो दोनों क्लासेस हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसको इनकम्प्लीट क्लास कहा जाता है। तो इनकम्प्लीट क्लास इस सेंस में कि भाई एम्प्लॉय क्या है, भाई एक यानी ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक इनकम्प्लीट क्लास है जिसका कोई वजूद नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, जब इसका कोई वजूद नहीं है मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूं। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा तो उसमें ये वाला काम नहीं कर सकता, माजरत के साथ, जो यहाँ पे इन्होंने ये किया है ना कि भाई एम्प्लॉय क्योंकि एक नॉर्मल क्लास थी तो उसका अलग से एक मेथड वो बना दिया, इसको इंस्टेंशिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता न्यू के कीवर्ड से, कीप इन माइंड। तो क्लास यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज करो कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कर दो। जी भाई क्लियर है, चलो गुड। जी वर्चुअल का ये कॉन्सेप्ट है गालिबन के, जैसे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के पास एक फंक्शनैलिटी हमने देनी थी कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर रन होगा यानी चलेगा। अब कैसे चलेगा ये डिफाइन करेगा ये रन टाइम पे, लेकिन फंक्शनैलिटी क्या है ट्रांसफॉर्मर की कि भाई ट्रांसफॉर्मर चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो इसका अपना मेथड है रन, उसको वर्चुअल करेंगे, क्योंकि यही मेथड चलेगा ना, रन का मेथड होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा कि आइदर ये कार बन के चलेगा, सही है, या शिप बन के चलेगा,
या हेलीकॉप्टर बन के चलेगा। लेकिन चलना किसकी फंक्शनलिटी थी? इसकी। कार भी तो चलती है ना। तो हमने क्या कर दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर, यानी एक्चुअल मुद्दा ये था कि भाई चलना, तो हमने इसको वर्चुअल कर दिया। तो वर्चुअल क्या होता है कि अपनी क्लास ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ऑब्जेक्ट से, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ट्रांसफॉर्मर की, तो भाई बात हो रही है ट्रांसफॉर्मर की, लेकिन ये चलेगा कैसे? ये कार बन के चलेगा। तो कार बन के कैसे चलेगा? टी आर डॉट करने के बाद ये रन का मेथड कार का क्यों इंप्लीमेंट करेगा? क्योंकि भाई इसके पास जो रन का मेथड है वो वर्चुअल है, और यहाँ पर रन अरे टाइम पे ये डिसाइड कर रहा है कि भाई ये कार बन के चलेगा, तो उसने वर्चुअल मेथड को ओवरराइड कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ कार। जी अम्माद, कोई सवाल है? सर सवाल ये है कि अगर हम कार इक्वल्स टू न्यू कार कर देते और फिर इसको कॉल करते बगैर ओवरराइड के, काम तो फिर भी वही होता ना। काम फिर भी वही होता, तो फिर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का मकसद फौत हो जाता ना। यानी मैं अगर सर तो तुम्हें, फायदा, कैसा फायदा चाह रहे हो भाई? सर तो ये काम वैसे भी एग्जैक्ट वही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो इसकी मिसाल मैं तुम्हें इस तरीके से दूं कि एटीएम कार्ड डालते हो, सही है, दिखने में वो क्या है? वो एक कार्ड है। अब वो कार्ड कौन से बैंक का है? आइदर मिजान बैंक का है, आइदर हबीब बैंक का है, आइदर एचबीएल का है। तो ये अंदर जाने के बाद डिसाइड करेगा कि भाई इसके अंदर, यानी हमने कार्ड तो इंसर्ट किया, लेकिन इसने हमने ये देखा कि भाई कौन से एटीएम के, कौन से ब्रांच की एटीएम में ये कार्ड घुसा। अगर फॉर एग्जांपल कार्ड था हमारे पास, डेबिट कार्ड है, दिखने में तो एक डेबिट कार्ड है, लेकिन उसको ट्रांजैक्ट हम लोग कर सकते हैं एचबीएल में भी, उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं मीज़ान में भी, उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं अल हबीब में भी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सही है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन, वरना अगर अगर तुम्हारी ये बात होती कि अगर हम लोग डायरेक्ट कार का ही ऑब्जेक्ट बना लेते, तो उस पर ये सिनेरियो होता कि आपका कार्ड है एचबीएल का, और आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि ये मीज़ान में नहीं चल सकता, ये अल हबीब में नहीं चल सकता, ये अलाइड में नहीं चल सकता, ये सिर्फ चलेगा अल हबीब बैंक के एटीएम में। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जो आप बात कर रहे थे। सही है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि ओवरराइड की कीवर्ड के बगैर तो नहीं होती ना, नहीं पहले जो नहीं हम नहीं कर रहे नहीं, होते थे। यानी अगर देखो, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से वर्चुअल का कीवर्ड हटा दूं, सही है, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूं कि भाई ये चीज़ मेरे पास अभी भी रन क्या होनी चाहिए, किससे? कार से। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या ये कार रन करना चाहिए इसको या नहीं? नहीं क्या है करनी वाकई चाहिए। में ये वाली बात नहीं करेगा शर्त है? सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल नहीं लगा रहा, यस। क्या ये वाली बात वाकई में ये फर्ज है कि भाई अगर वर्चुअल नहीं लगाया तो ओवरराइड नहीं करवा सकते? यही पूछा था मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इफ गिव द एरर, कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर बिकॉज इट इज नॉट मार्क्ड virtual abstract और override। अगर आपकी क्लास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो आप पे वाजिब नहीं होता कि आप वर्चुअल मेथड लगाओ। अगर मैं यहाँ पे इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूं, और अब मैं अपने प्रोग्राम को, सॉरी, यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर